नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है अपराध की कहानियों की श्रृंखला को। आज कहानी श्रृंखला में फिर से हम श्री प्रकाश शुक्ला की ही चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर की चर्चा। 1998 में इसका खात्मा हो गया, मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती है। देखिए, हमारी लाल डायरी में श्री प्रकाश शुक्ला की कई कहानियां बंद हैं। कुछ कहानियां आपको हमने सुनाई है और कुछ कहानियां आपको सुनाते रहते हैं। तो आज फिर से, लेकिन हमारी लाल डायरी के अलावा उनकी कहानी भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला को मुठभेड़ में मार गिराया, मतलब यूपी पुलिस के एसटीएफ ने। और इस एसटीएफ में शामिल राजेश कुमार पांडे, आईपीएस पदाधिकारी, जिन्होंने हाल फिलहाल में एक किताब लिखी है वर्चस्व, उसमें कई कही अनकही कहानियों का ब्यौरा दिया है। अरुण कुमार एसटीएफ को लीड कर रहे थे, बिहार के ही रहने वाले और बहुत ही काबिल पदाधिकारी। तो देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला जो यह मानता था कि हमने सब कुछ कब्जा कर लिया है, हमसे ज्यादा किसी के पास पावर ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। और यूपी जब अशांत हुआ, बिहार अशांत हुआ, तो एसटीएफ का गठन किया गया। एसटीएफ को यह जिम्मा दिया गया कि श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म करो। श्री प्रकाश शुक्ला, आनंद पांडे, सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह। देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि वह हर मौका ए वारदात पर खुद हाजिर रहता था। यह नहीं कि उसे सुपारी मिली, उसने फैसला किया, गोली मारने के लिए किसी और को भेज दिया। शुरुआत में 4 लोग थे, बाद में 3 लोग हो गए थे, आनंद पांडे अलग हो गया था। तो जब एसटीएफ बनी और पीछा तेज हुआ, श्री प्रकाश शुक्ला तो मान ही नहीं रहा था कि एसटीएफ मेरे करीब तक पहुंच सकती है, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। बिहार गैंग ने, मोकामा गैंग ने श्री प्रकाश शुक्ला को समझाया था कि कभी पुलिस वाले का खून मत बहाना, लेकिन यह मानने वाला कहां था। लखनऊ के हजरतगंज में सर्च ऑपरेशन चल रहा था और टुन्नी राम, जो मोकामा से AK-47 लेकर गया था, वह एसटीएफ के हाथों मारा गया। तो इसके तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में श्री प्रकाश शुक्ला ने, वहीं था आसपास, उसने एसटीएफ के सत्येंद्र वीर सिंह के साथ संबद्ध रहने वाले सब इंस्पेक्टर आरके सिंह को गोलियों से भून दिया था। आरके सिंह की ही पिस्टल से 9 गोलियां मारी थी। इसके बाद तो एसटीएफ भी पागल हो गई थी कि खून का बदला खून। और एसटीएफ ने बिहार में, नेपाल में, दिल्ली में, सब जगह श्री प्रकाश शुक्ला को तलाशना शुरू किया। आरके सिंह की हत्या से बौखलाई एसटीएफ ने सोचा कि अब इसके परिवार वाले को टच करते हैं। गोरखपुर पुलिस को हिम्मत नहीं थी कि वह परिवार वाले को छूटी, लेकिन एसटीएफ की ताकत अलग थी और एसटीएफ बनी ही इसलिए थी कि श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म करना है। तो एसटीएफ वाले एक दिन गोरखपुर गए और गोरखपुर से श्री प्रकाश शुक्ला तो गायब ही था, परिवार के और कई लोग गायब थे, क्योंकि पुलिस रोज छापेमारी करने को आती थी। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला के एक भाई ओम प्रकाश शुक्ला गोरखपुर में थे। घर में औरतें थी, लड़कियां थी, भाभी थी। तो एसटीएफ ने ओम प्रकाश शुक्ला को, श्री प्रकाश शुक्ला के बड़े भाई को उठा लिया, श्री प्रकाश शुक्ला की भाभी को उठा लिया और लड़कियां जो परिवार में थी उन्हें भी उठा लिया, हिरासत में लिया और कैन थाने में लाकर उनकी लानत मलानत की गई, खूब पिटाई की गई। श्री प्रकाश शुक्ला कहां था, इसकी जानकारी परिवार वालों को भी नहीं थी, रहती ही नहीं थी। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने रात के 9:30 बजे के करीब गोरखपुर का हालचाल लेने के लिए अपने एक खबरी को फोन किया। क्या हालचाल है? तो खबरी ने बताया, क्या हालचाल बताएं, ओम प्रकाश भैया को पुलिस ले गई है, भाभी को पुलिस ले गई है, लड़कियों को पुलिस ले गई है और थाने में पिटाई हो रही है, पहले इससे निपट लीजिए तो फिर आपको हालचाल बताते हैं। यह सुनते ही श्री प्रकाश शुक्ला तिलमिला गया, आग बबूला हो गया। उसने कहा, ये पुलिस वाले ऐसे नहीं मानेंगे, इसे सबक सिखाना ही होगा। श्री प्रकाश शुक्ला के पास एसएसपी का नंबर था, उसने तुरंत एसएसपी को फोन लगा दिया। श्री प्रकाश शुक्ला ने किसी तरीके से एसएसपी को लाइन पर लिया और कहा कि दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं आऊं क्या? मैं नेपाल में हूं, 4 घंटे की दूरी पर हूं, अभी आता हूं गोरखपुर और इतनी लाशें बिछाएंगे ना कि पूछिएगा मत। उसने कहा, यदि मैं लखनऊ आ गया, यदि मैं गोरखपुर आ गया, माफ कीजिएगा, गोरखपुर आ गया, तो एसएसपी साहब आपकी हवेली के बाहर जो राइफल लिए
सिपाही होते हैं ना, और राइफल को दीवार में सटाकर खैनी मलते रहते हैं, सबसे पहले उन्हें ही भूनेंगे। इसके बाद कोठी के भीतर प्रवेश करेंगे, जितने वर्दी वाले मिलेंगे सबको भून देंगे, और आखिर में तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी हलक में भी गोलियां उतार देंगे। अब एसएसपी परेशान हुए, क्या कहें। उन्होंने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी पुलिस ने, मतलब गोरखपुर पुलिस ने तुम्हारे भाई को गिरफ्तार नहीं किया है, तुम्हारी भाभी को गिरफ्तार नहीं किया है, घर की लड़कियों को गिरफ्तार नहीं किया है, सब लखनऊ से आए हैं, एसटीएफ वाले हैं, उन्होंने ही पकड़ा है, वे ही पूछताछ कर रहे हैं, सिर्फ हमारे थाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला और आग बबूला हो गया। उसने कहा, ओ डीजीपी हैं, डीजीपी के ऑर्डर पर सब कुछ हो रहा है, अभी डीजीपी से बात करता हूं। इसके बाद उसने डीजीपी ऑफिस में फोन किया, और देखिए लखनऊ में डीजीपी का ऑफिस और डीजीपी का बंगला एक ही अहाते में, एक ही कैंपस में हुआ करता था। तो अब डीजीपी को कैसे लाइन पर लिया जाए, इतना चालाक, इतना धूर्त, इतना शातिर। श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा, जिसने फोन उठाया, कि माननीय मंत्री अमरमणि त्रिपाठी जी डीजीपी साहब से बात करना चाहते हैं। तो फोन उठाने वाले ने तुरंत कॉल ट्रांसफर कर दिया, मंत्री जी का फोन था, अमरमणि त्रिपाठी। तो डीजीपी साहब लाइन पर आ गए। जैसे ही डीजीपी साहब लाइन पर आए, यह श्री प्रकाश शुक्ला शुरू हो गया, कैसे हिम्मत हुई आपकी पुलिस की कि हमारे परिवार के सदस्यों को, महिलाओं को, लड़कियों को, भाई को उठा लिया। हमारी ताकत को आप नहीं जानते हैं क्या? यदि अभी हम आ गए ना, तो फिर क्या होगा यह समझ लेना डीजीपी साहब, आप भी नहीं बचेंगे। और फिर डीजीपी साहब को उसने इतनी बातें कही कि पूछिए मत। डीजीपी साहब भी चकरा गए। यह कैसा अपराधी है, यह कैसा गैंगस्टर है जो इस तरीके से चुनौती दे रहा है सूबे के पुलिस के मुखिया को। उन्होंने कॉल कट करते ही एसटीएफ के जो चीफ थे अरुण कुमार, उन्हें फोन किया कि देखिए इस नंबर से फोन आया है, श्री प्रकाश शुक्ला बोल रहा है, जरा पता कीजिए यह, और यह इतनी हिम्मत कैसे कर रहा है। यह कह रहा है कि डीजीपी ऑफिस और डीजीपी के बंगले में आकर लाशें बिछा दूंगा। अरुण कुमार साहब तलब किए गए थे। अरुण कुमार साहब ने कहा डीजीपी को कि देखिए इतनी बेचैनी की जरूरत नहीं है, इतनी हिम्मत तो नहीं हो गई है कि वह यहां आकर लाशें बिछा देगा, लेकिन फिर भी हम पता करते हैं, देखते हैं। लेकिन डीजीपी साहब इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि देखिए जो कुछ हो, लेकिन डीजीपी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ानी होगी। डीजीपी ऑफिस में काम करने वाले तमाम लोग बुला लिए गए, उन्हें इस धमकी के बारे में जानकारी दी गई और सुरक्षा एहतियात के बारे में सतर्क किया गया। इसके बाद रातों रात डीजीपी ऑफिस और डीजीपी बंगले की इतनी सुरक्षा बढ़ाई गई कि मानो छावनी में बदल गया। और किसी को यह नहीं बताया गया। मीडिया वाले जब अगले दिन सुबह में उधर से गुजरे, तो उन्हें मालूम हुआ कि यह ऐसी सुरक्षा तो कभी हमने देखी ही नहीं थी। जो मीडिया वाले आजादी से आते जाते थे, उन्हें भी रोक दिया गया। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने डीजीपी को धमकी दी है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन अखबारों में यह खबर छपी कि डीजीपी की सुरक्षा, डीजीपी कार्यालय और बंगले की सुरक्षा बहुत अधिक बढ़ा दी गई है। तो अगले दिन देखिए, अभी श्री प्रकाश शुक्ला के भाई, भाभी, परिवार वाले कब्जे में ही हैं। सुबह में श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में अपने खबरी को फोन किया, तो लखनऊ वाले खबरी ने कहा कि भैया डीजीपी ऑफिस की सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है, पता नहीं कुछ हुआ है। तो इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ठहाका लगाने लगा, कहा कि चलो काम हो गया, इनका दिमाग जो है ना खराब था, वह अब काबू में आ गया। और साथ में रहने वाले सुधीर त्रिपाठी से कहा कि अब सारे परिवार के सदस्य छूट जाएंगे। सुधीर त्रिपाठी को विश्वास नहीं हुआ। सुधीर त्रिपाठी के घर पर भी दबिश हो गई थी, अनुज प्रताप सिंह के घर पर भी दबिश हो गई थी। सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि देखिए भैया, खबर यह है कि बहुत पिटाई हो रही है भैया की, ओम प्रकाश शुक्ला की, और थाने में ही डॉक्टर बुलाया गया है, इसका मतलब स्थिति खराब है। तो श्री प्रकाश ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, शाम तक छुट्टी जाएंगे, डीजीपी को हमने डोज दे दिया है और इस डोज के बाद कुछ बचता नहीं है। लेकिन शाम तक फिर भी किसी को एसटीएफ वालों ने नहीं छोड़ा। अब श्री प्रकाश का गुस्सा और बढ़ा, उसे लगा कि अब क्या करें। तो तब उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे।
गोरखपुर से 3 मंत्री हुआ करते थे। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने तीनों मंत्रियों को फोन किया और कहा कि मुख्यमंत्री से बात कीजिए। रात को फोन किया, मुख्यमंत्री से बात कीजिए, कल्याण सिंह से, और यदि मेरे परिवार के सदस्यों को नहीं छोड़ा गया तो आप सभी समझ लीजिएगा और कल्याण सिंह को भी समझा दीजिएगा कि हम किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लाशें बिछाएंगे, मुझे आने में देरी नहीं होगी। मंत्री, या यूं कहें कि जो ये तीनों मंत्री थे, श्री प्रकाश शुक्ला से डरते थे या उसके पार्टनर्स थे। तो तीनों मंत्रियों ने कहा कि इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अभी तो बहुत रात हो गई है, सुबह हम मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त लेते हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री से बात करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि तुम्हारे परिवार के जितने सदस्य पुलिस द्वारा उठाए गए हैं उन्हें छुड़वा दें। श्री प्रकाश शुक्ला ने सुबह फिर फोन किया मंत्रियों को, तीनों मंत्रियों को। क्या हुआ, मुख्यमंत्री से टाइम मिला? तो सभी ने कहा कि हम टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लखनऊ के लिए प्रस्थान कर गए या लखनऊ में ही होंगे, यह जानकारी पक्की नहीं है। तो मंत्रियों ने, तीनों मंत्रियों ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने का समय ले लिया। कल्याण सिंह को लगा कि इतने सारे मंत्री एक साथ क्यों मिलना चाहते हैं, क्या बात हो गई। और ये तीनों मंत्री जब जाने लगे तो 2 और मंत्री भी साथ हो गए, उनका भी कुछ कुछ काम रहा होगा। तो ये 5 मंत्री गए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने। लेकिन जैसे ही कल्याण सिंह के सामने इन लोगों ने श्री प्रकाश शुक्ला की चर्चा छेड़ी, कल्याण सिंह बमक गए। क्या बातें करते हैं आप लोग, इस काम के लिए मिलने आए हैं आप लोग? श्री प्रकाश शुक्ला जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को दहला रखा है, परेशान कर रखा है, विधि व्यवस्था तार तार हो गई है, उसकी पैरवी कर रहे हैं आप लोग। तो जैसे ही कल्याण सिंह का यह उग्र रूप मंत्रियों ने देखा, सटक सीताराम हो गए, किसी की बोली ही नहीं निकली, क्या कहें क्या नहीं कहें। किसी ने कहा कि ठीक है, श्री प्रकाश शुक्ला कसूरवार है, उसके परिवार के सदस्य थोड़े कसूरवार हैं, उनको तो छुड़वा दीजिए। तो कल्याण सिंह गुस्से में थे ही, तैस में थे ही, उन्होंने कहा कि परिवार वाला कसूरवार नहीं है, जो सारे ठेकों पर श्री प्रकाश शुक्ला ने और ने कब्जा कर लिया है, इस ठेके से जो कमाई प्राप्त हो रही है, जो लाभ प्राप्त हो रहा है, वह परिवार वाले भोग नहीं रहे हैं। तो इसके बाद मंत्रियों की बोलती ही बंद हो गई, सभी निराश भाव से लौटे और यह सोचा कि अब श्री प्रकाश शुक्ला का फोन आएगा तो क्या कहेंगे, श्री प्रकाश शुक्ला को क्या जवाब देंगे। श्री प्रकाश शुक्ला का फोन आया भी, उसे खबर मिल गई थी कि अब तक परिवार वालों को नहीं छोड़ा गया है, थाने में ही रखा गया है। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने गोरखपुर के वरिष्ठ मंत्री को फोन किया, मंत्री जी ने बहाना बना दिया और तीनों मंत्रियों ने आम सहमति से यह फैसला किया था कि यदि फोन आएगा तो इसी तर्क पर बात करनी है, यही बहाना गढ़ना है। क्या बहाना गढ़ा? बहाना गढ़ा कि मुख्यमंत्री कल्याण सिंह आज बहुत व्यस्त थे, इसलिए आज टाइम नहीं मिल सका, कल फिर से कोशिश करेंगे, आज रात तक का इंतजार करो, कल तुम्हारे परिवार के सदस्यों को जरूर छुड़ा देंगे। तो यह बात मंत्रियों ने झूठ कह दी। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने गोरखपुर में फिर से खबरी को फोन किया। खबरी ने कहा कि भैया अब तक नहीं छूटे हैं। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा कि हाँ, हमने मंत्री जी से बात की थी, मंत्री जी ने कहा कि आज टाइम नहीं मिला है, कल टाइम लेते हैं, आज मुख्यमंत्री कल्याण सिंह व्यस्त है, कल निश्चित रूप से छुड़वा देंगे। तो खबरी को इस बात की जानकारी थी कि टाइम मिला था कि नहीं मिला। तो खबरी ने कहा कि श्री प्रकाश भैया, ऐसा है कि मंत्री जी आपसे झूठ बोल रहे हैं, ये सभी लोग आज मिलने गए थे और ये 3 मंत्री ही नहीं गए थे और इनके साथ 2 मंत्री और भी गए थे। तो जैसे ही कल्याण सिंह ने आपका नाम सुना, इन सबों को डांट पिला दी और डांट खाते ही ये सारे के सारे चुप हो गए। ये झूठ बोल रहे हैं आपको। स्वास्थ्य मंत्री के सचिव ने मुझे जानकारी दी है कि कैसे लोगों को डांट पड़ी है आपका नाम लेते ही। तो श्री प्रकाश ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम गलत हो। तो उसने कहा भैया मैं गलत नहीं हूं, हकीकत यह है कि कल्याण सिंह ने उस मीटिंग के दरमियान ही डीजीपी को फोन कर दिया था कि श्री प्रकाश शुक्ला के परिजनों को, परिवार वालों को जिन्हें पकड़ा गया है, उसे थाने में क्यों रखे हो, जेल भेजो और जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं पकड़ो,
और सभी को जेल भेजो तभी हम मानेगा। और खबरी ने कहा कि सभी के सभी जेल भेज दिए गए। अब तो श्री प्रकाश शुक्ला का गुस्सा और भी परवान पर चढ़ गया। श्री प्रकाश शुक्ला ने फिर से मंत्री को फोन लगाया। मंत्री जी फिर से कह रहे थे टाइम नहीं मिला, तो श्री प्रकाश शुक्ला ने इस बार डांट लगा दी, लगता है तुम सबों का हिसाब भी करना पड़ेगा। झूठ बोल रहे हो, मेरे लोग मुख्यमंत्री के यहां नहीं है क्या? मुझे पता है कि आज तुम सभी मुख्यमंत्री के यहां गए थे और मुख्यमंत्री ने मेरी आप सभी की बातें नहीं सुनी है। इसके बाद तुम लोग और कह रहे हो कि कल बात होगी, हमारे भैया भाभी लड़कियां सबको जेल भेज दिया गया और तुम लोग घर में बैठे निश्चिंत हो, तुम्हारे लिए कितने काम किए हैं। इसके बाद श्री प्रकाश तो पागल हो गया, क्योंकि परिवार वाले पर इस तरीके से एसटीएफ टूटी थी जिसका भरोसा ही नहीं श्री प्रकाश को था। वह गुस्से में इतना आया कि उसने नेपाल में जहां भी टिका था फैसला कर लिया कि अभी चलते हैं और पुलिस वाले का काम तमाम करते हैं। लेकिन सुधीर त्रिपाठी ने समझाया कि देखिए ऐसा है, होश मत खो, पुलिस वालों ने जानबूझकर आपको छेड़ा है, इसी उम्मीद से छेड़ा ही है, यही रणनीति ही है कि परिवार वाले को छेड़ेंगे तो श्री प्रकाश शुक्ला पागल हो जाएगा और पागलपन में वह वारदात करने पहुंचेगा और वहीं हम मुठभेड़ कर लेंगे। वारदात करने कहां पहुंचेगा? क्योंकि पुलिस ने सबक सिखाया है तो पुलिस वाले से ही बदला लेना होगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई इस उम्मीद के साथ कि श्री प्रकाश शुक्ला कहीं ना कहीं अटैक कर सकता है, किसी न किसी पुलिस वाले को निशाना बना सकता है। तो श्री प्रकाश शुक्ला समझ गया। श्री प्रकाश शुक्ला परेशान, रात भर सोया नहीं अपने ठिकाने पर। भैया भाभी सभी लोग जेल चले गए थे, पिटाई भी हुई थी। उसे लगने लगा कि गोरखपुर में लोग क्या कहेंगे कि यह इतना बड़ा अपने को बब्बर शेर मान रहा है और आसानी से पुलिस वाले इसके भैया भाभी को ले जा रहे हैं, थाने में थुकाई कर रहे हैं, फिर जेल भेज दे रहे हैं। मंत्रियों को तो वह गाली ही देता रहा, किसी को नहीं बख्शा उसने। तब उसने कहा, जो वहां उसके सहयोगी मौजूद थे, सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह, कि अब मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को ही सबक सिखाना होगा। देखिए खबरें तो यह रही, कहानियां तो आप यह सुनते रहे हैं। इंडियाज मोस्ट वांटेड में सुहैब इलियासी ने भी यह कहानी सुना दी थी कि श्री प्रकाश शुक्ला ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली। लेकिन मैं बार बार कहता रहा हूं, कल्याण सिंह को मारने की सुपारी श्री प्रकाश शुक्ला ने नहीं ली थी। सुहैब इलियासी ने भी कहा था बाद में, जब यूपी एसटीएफ ने उनसे पूछताछ की थी कि आपको यह जानकारी कहां से मिली कि कल्याण सिंह को मारने की सुपारी दी गई है, तो सुहैब इलियासी ने नाम लिया था साक्षी महाराज का। और साक्षी महाराज से जब पूछा गया तो साक्षी महाराज ने कहा कि हां हमारे पास जानकारी है, लेकिन हम स्रोत नहीं बता सकते हैं, वे सांसद भी थे। तो श्री प्रकाश ने कहा कि ये साक्षी महाराज है ना, इसे ही मारना होगा। जब इसे मार देंगे तो सरकार भी होश में आ जाएगी, प्रशासन भी होश में आ जाएगा, पुलिस को भी बात ठीक से समझ में आ जाएगी। तो साक्षी महाराज को ही निशाना में लो। और साक्षी महाराज को लेकर श्री प्रकाश देखिए प्लान तो बना ही रहा था, उसने रेकी की थी, उसने कुंडली निकलवाई थी, वह दिल्ली गया भी था, उनके ठिकाने पर भी गया था, उनके आश्रम में भी गया था। तो साक्षी महाराज को मारने का मतलब था कल्याण सिंह को आक्रांत करना, क्योंकि कल्याण सिंह और साक्षी महाराज दोनों के बीच बहुत ही मधुर संबंध थे। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला को यह भी लगता था कि साक्षी महाराज को हमें ही मारना होगा, क्योंकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद ब्रह्मदत्त द्विवेदी के जो लोग हैं वह भी साक्षी महाराज को मारने के लिए लगे हैं। और ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे ने ही श्री प्रकाश शुक्ला से भेंट कर कहा था कि मेरे पिता की हत्या का बदला तुम्हें लेना है। प्रभा द्विवेदी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की पत्नी, उन्होंने भी श्री प्रकाश शुक्ला को सुपारी दी थी। देखिए लोग माने ना माने, तो साक्षी महाराज पर इसने केंद्रित कर लिया कि अब आगे अगला टारगेट साक्षी महाराज। और AK-47 तो इसके पास था ही, छोटे हथियार भी थे। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि मोकामा गैंग से श्री प्रकाश शुक्ला ने AK-47 जरूर लिया, लेकिन उसका भरोसा AK-47 से अधिक 9mm पिस्टल और .45 के पिस्टल पर था, क्योंकि 2 बार AK-47 के बार में वह चूक गया था। याद कीजिए, जब पहली बार उसने
बीरेंद्र शाही की हत्या का प्रयास किया तो AK-47 से ही उसने बर्स्ट फायर किया था, बीरेंद्र शाही बच गए थे। दूसरी बार जब लखनऊ के दिलीप होटल में उसने भानु मिश्रा को AK-47 से मारने की कोशिश की तो भानु मिश्रा का एक आदमी तो मारा गया था, लेकिन भानु मिश्रा स्वयं बच गए थे। तो उसका भरोसा, और पटना के IGIMS में 13 जून 1998 को जब बृजबिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी, कहानियां चाहे जितनी कही जाए कि AK-47 से फायरिंग हुई, AK-47 बस्ट किया गया, लेकिन बृजबिहारी प्रसाद के शरीर में जो गोलियां थी वह .45 पिस्टल और 9mm पिस्टल की गोलियां थी, और इन्हीं हथियारों से उनकी हत्या की गई थी। शिवप्रकाश शुक्ला की कहानियों में यह भी कहानी कही जाती है, देखिए कई लोग कहते हैं कि यह बात सही नहीं है, कि बृजबिहारी प्रसाद को 13 जून 1998 को मारने के पहले भी शिवप्रकाश शुक्ला ने एक और प्रयास किया था। जब वह गिरफ्तार नहीं हुए थे मेधा घोटाले में, जब वह आजाद ही थे, मंत्री ही थे, तो पटना के बेली रोड वाले बंगले में शिवप्रकाश शुक्ला उन्हें मारने के लिए पहुंच गया था। बृजबिहारी प्रसाद सुबह अपने समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, क्षेत्र के लोगों से मिलते थे। तो बृजबिहारी प्रसाद के करीब वह एक एप्लीकेशन लेकर, आवेदन लेकर पहुंचा। उसे इतना भरोसा तो था कि मार तो देंगे, लेकिन हम यहां से भाग नहीं सकते हैं। इसलिए आखिरी समय में उसने अपने प्लान को ड्रॉप किया था, और फिर कई महीनों के बाद 13 जून 1998 को उसने बृजबिहारी प्रसाद की हत्या कर दी थी। यह भी आपको स्पष्ट कर दें कि 14 जून 1998 को 24 घंटे के बाद पूर्णिया में CPM के विधायक अजीत सरकार की हत्या हुई। कहानियां बहुत चली, लेकिन मेरी लाल डायरी कहती है कि उस हत्या में, अजीत सरकार की हत्या में, शिवप्रकाश शुक्ला, अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी शामिल नहीं था। उसमें दूसरा गिरोह था और दूसरे कारण थे, क्योंकि इसके पहले ही जो शिवप्रकाश शुक्ला का गिरोह था कई टुकड़ों में विभाजित हो चुका था। आनंद पांडे अलग हुआ था। आनंद पांडे दिल्ली NCR के इलाके में यूपी पुलिस, यूपी STF के हाथों मारा गया था, और जब आनंद पांडे मारा गया था तो आनंद पांडे के पीछे लगी STF यह नहीं जानती थी कि यहां सिर्फ आनंद पांडे ही है। उसे तो पता था कि पूरा शुक्ला गिरोह साथ में है, लेकिन आनंद पांडे ही मिला था। तो शिवप्रकाश शुक्ला की कहानियां अनंत है। इन कहानियों को हम आपको इसलिए बताते रहते हैं कि ये अपराध की दुनिया में प्रवेश कर चाहे जितने बड़े बब्बर शेर आप कुछ दिनों के लिए बन जाइए, आपका खात्मा होना है, क्योंकि कानून के हाथ और पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस यदि कोशिश कर ले तो कोई अपराधी बच नहीं सकता है। तो अपराध के रास्ते से बचिएगा, सावधान रहिएगा, और हमारी कहानियां देखते रहिएगा। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप Facebook पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।